नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं श्रुति नागपाल हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं आज के विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के प्रख्यात कवि एवं हिंदी के अनन्य सेवक पद्मश्री से सम्मानित माननीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी, कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रख्यात नृत्यांगना, नृत्य गुरु एवं विदुषी पद्मश्री से सम्मानित सुश्री शोभना नारायण जी, विशिष्ट अतिथि प्रख्यात साहित्यकार सुश्री अल्पना मिश्र जी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुबह से शाम वाली नौकरी अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन जो अपने लिए किया जाए वो बोनस है। विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत सी पढ़ाई करता है, लेकिन ज्ञानार्जन के लिए जो किया जाए वो बोनस है। क्या बात। कहानियां हम सब ने पढ़ी हैं, लेकिन जीवन के संस्मरणों में से जब प्रेरणा स्रोत एक कहानी बन के हमारे सामने परोस दी जाए तो वो सच्चा बोनस है। आज जिंदगी का बोनस इस किताब का विमोचन होने वाला है, जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है। मैं प्रभात कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और स्वागत उद्बोधन से कार्यक्रम का आगाज करें। हमारे लिए ये गर्व का और गौरव का विषय है कि सच्चिदानंद जी की ये चौथी पुस्तक प्रकाशित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी बात कहे जाते हैं। इससे पहले जो उनकी 2 पुस्तकें आई उनको भी पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिला और मुझे विश्वास है जिंदगी का बोनस आपको पसंद आएगी। साहित्य सृजन के माध्यम से समाज को अच्छी पुस्तकें मिल सकें, ऐसा प्रयास प्रभात प्रकाशन करता रहा है। आज का यह आयोजन भी उसी परंपरा की एक कड़ी है। मैं हृदय से आप सब अभ्यागतों का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं आपका यह आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, ताकि प्रभात प्रकाशन अच्छी पुस्तकें प्रकाशित कर समाज को प्रबोधन करने का एक उपक्रम कर सके। एक बार पुनः आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। जिंदगी का बोनस जीवन के कुछ ऐसे अनोखे पलों का दस्तावेज है जो अनायास आपकी झोली में आ गिरते हैं, लेकिन फिर वो आपकी स्थायी निधि बन जाते हैं। ये पल आपको हंसाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं और कभी कभी वक्त आने पर चिकोटी भी काटते हैं। कभी आंखें नम कर जाते हैं और कभी खुशी का एहसास कराते हैं। आज मैं बेहद खुश हूँ कि हमारे बीच कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। प्रोफेसर द्विवेदी एशिया की पहली पत्रकारिता यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। मीडिया विमर्श के कार्यकारी संपादक, 25 पुस्तकों का लेखन और संपादक करने वाले प्रोफेसर द्विवेदी राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के मुद्दों पर निरंतर लेखन में सक्रिय रहे हैं। इसके साथ ही अनेक संगठनों द्वारा मीडिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। मैं आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। किताबों पे तो गुरुजन बात करेंगे, मैं तो सर के व्यक्तित्व पे ही बात करूंगा कि बहुत उदार है, बड़े समावेशी, जो एक भारतीयता का एक तरह से जो पिंड है, हम सबको साथ लेके चलना, सबको जोड़ करके रखना, और बहुत सुंदर सर का मन है। आप किताब के आवरण को देखिए, किताब तो सुंदर है ही, सर का मन भी उतना ही सुंदर है। तो हर कथा संस्मरण नहीं बनती, हर कथन उद्धरण नहीं होता, पर सर जितनी भी चीजें इसमें हैं, जितनी भी आपने नोट्स लिखे हैं, मतलब वो जिंदगी से जुड़े हुए तो हैं ही, पर सब में कथा रस है। कहीं भी ऐसा नहीं कि उसमें कहानी नहीं है, और ये संवेदना ही इस पुस्तक की जान है, प्राण है। इसी से ये किताब बुनी गई है। बेहद सकारात्मक किताब है, बेहद भावनात्मक किताब है, बेहद रचनात्मक आपने काम किया है, और सीरीज है पूरी किताबों की। एक ये आपकी जो किताब है, वो ये हड़बड़ी का जो इंसान है, जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास अवसर नहीं है, अवकाश नहीं है पढ़ने का, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कोरोना काल में आपने जो चीज़ लोगों को दी है, ये बहुत अच्छी है। ऐसी छोटी कहानियाँ जो मन में संवेदना का विस्तार करें, व्यक्ति के मनुष्य होने में सहायक हो, मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
और आज के इस मौके पर मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा भी और बधाई भी दूंगा, पर आपका आशीर्वाद भी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे बीच आधुनिक समय की हिंदी भाषा की प्रमुख साहित्यकार सुश्री अल्पना मिश्र जी भी उपस्थित हैं। अल्पना जी हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी भाषा की ताजगी, विलक्षणता और साथ ही लोक रंग की उपस्थिति उनकी भाषा को सबसे अलग पहचान देती है। विशिष्ट शिल्प प्रयोगों तथा गहरे सामाजिक सरोकारों के कारण अल्पना मिश्र जी ने हिंदी कथा जगत को एक नई ऊंचाई दी है। उनकी कहानियों का अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और उन्हें अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं अनुरोध करूंगी सुश्री अल्पना जी से कि वो आएं और हमें संबोधित करें। किताब को पढ़ते हुए मुझे एक बात याद आ रही थी अमेरिकन नॉवेलिस्ट की, कि हर किताब में एक फ्रोजन टाइम होता है और पाठक के हाथ में आते ही वह बहने लगता है। तो विलियम फाकनर ने कहा है, और जब इसको मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इस समय को जैसा रचनाकार के पास ये आया होगा, एकदम वैसा ही ये पाठक के पास आकर के बिल्कुल उसी रूप में जीवंत हो उठा है, और ये इसकी एक बड़ी सफलता है। जिंदगी के इतने हजार हजार शेड्स यहाँ हैं। अगर मैं कहूँ कि छोटे छोटे ढेर सारे हिस्से हैं जिंदगी के, किंतु सरोकार बड़े हैं। वो गहरी मानवीय पक्षधरता, वह गहरा भाव संवेदन, इन कहानियों को, इन दृश्यों को, इन चित्रों को बिल्कुल विशिष्ट बना देता है। असाधारण को इस तरह प्रस्तुत करना कि वह सबके लिए सहज ग्रहणीय हो। तो ये जो छोटे दृश्य हैं, ऐसे देखने में लगते हैं कि ये बेहद साधारण बातें हैं, प्रायः हम लोगों के जीवन में आती हैं और उन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं, पर इन्हें पकड़ना, उन बारीकियों को पकड़ना, उनके भीतर उस मानवीय संवेदन को उद्घाटित कर देना, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाठक को उसी धरातल पर ले जाना। तो ये जो साधारणीकरण घटित होता है, ये मतलब आप साथ साथ रोते हैं पढ़ते हुए, लेखक के उस रचना संसार के भीतर चले जाते हैं। एक कहानी, मतलब इसे कहानी तो कहा गया, कथा कह दिया, आपने भी कहा, लेखक ने भी कहा कि कथाएं हैं ये, कहीं बड़ी हो गई कहीं छोटी, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कहीं संस्मरण विधा को, कहीं कथा विधा को तो जाहिर है आ ही रहा है, कहीं कहीं ललित निबंधों का भी कुछ स्पर्श है, कहीं रिपोर्टाज की शक्ल लेता है। इतने सारी चीज़ों का इसमें जो समन्वय समावेश है, वो इसको एक हिंदी का अनूठा गद्य मैं कहूँगी। विविधता बहुत है, रेंज बहुत है, मतलब किसी एक भाव को लेकर नहीं चल रहे हैं कि कहानियां सारी लगभग उसी के आसपास होंगी। बहुत सारे जीवन के संदर्भों में जाते हैं। रंगोली में गांधी, आप देखिए, कला पर बात कर दिया, कहाँ दक्षिणा में बात की थी और कहाँ जो है कला पर बात कर दिया, समझा भी दिया बहुत चुपचाप तरीके से, और साथ ही अपना कंसर्न भी दिखा दिया। आप खड़े हैं साथ में, लेखक खड़ा है उन कलाओं के साथ। बंटी और बबलू, मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब हंसी आ रही थी और बड़ा मजा आ रहा था, आनंद भी आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि कहानी तो बहुत हंसाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि लेखक का सरोकार बड़ा है और वो कहानी उस त्रासद करुणा की तरफ ले जाती है, उस पीड़ा की तरफ ले जाकर जहाँ छोड़ते हैं वहाँ। और चूंकि थिएटर के हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नाटकीय पुट ना आए, नाटकीयता का वो प्रभाव तो आना ही है। तो मैं देख रही थी कि कंजक का कंजट, इतने आराम आराम सब बातें चल रही थी, और एकदम से आपने जो पर्दा खींचा है तो एकदम लगता है क्लाइमेक्स ये था। तो नाटक का वो जो है वो भी, वो उस नाटकीयता का भी आनंद है। ईमानदारी सच्चाई के साथ साथ पत्नी की उपस्थिति है। प्राय रचनाकार जब अपना अनुभव लिखते हैं तो पत्नी कुछ थोड़ा दरवाजे के पीछे होती है, थोड़ा पर्दे के पीछे होती है,
कभी थोड़ा दिख गई तो दिख गई, लेकिन एकदम उपस्थित हो, सहभागिता उसकी पूरी हो, ऐसा कम आता है, बहुत कम आता है। शायद वो मान लेते हैं कि ये उनका अपना अनुभव है तो पत्नी क्यों, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल शामिल है। और ये एक बड़ी जो है बात मुझे खास लगी कि शामिल करना, क्योंकि हमारी पूरी समाज के भीतर जो हमारी हमेशा से हमारे जो सारे प्रयास रहे, सारे संघर्ष रहे, शामिल होने के, शामिल किया जाए, तो इसके लिए तो मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ। जोशी जी के इस अनूठे गद्य के बारे में इतनी खूबसूरती से बताने के लिए अल्पना जी आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, इस नाम से हम सब परिचित हैं। संस्कृति, पत्रकारिता, समाज, शिक्षा, अध्ययन, कविता, नाटक, ललित लेख, सभी विधाओं में महोदय ने लेखन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संपादन करने का गौरव भी महोदय को प्राप्त है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव रह चुके प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी विगत कुछ वर्षों से भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जोशी जी भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और दस्तावेजीकरण में विगत कुछ वर्षों से इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र के सदस्य सचिव के रूप में संलग्न हैं। उनका कविता संग्रह मध्यांतर बहुचर्चित रहा। पत्रकारिता इतिहास पर पुस्तकें, सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां, कुछ अल्प विराम, पल भर की पहचान, मेरा देश मेरा धर्म के साथ साथ श्रीमती मालविका जोशी जी के साथ उनका साझा कविता संग्रह यूं ही साथ साथ चलते पाठकों के मन पर राज करता है। अब मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर जोशी से कि वो जिंदगी के बोनस के साथ अपना लेखकीय वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। कुछ अल्प विराम और पल भर की पहचान को मिले प्रतिसाद से उत्साहित होकर उसी श्रृंखला का ये तीसरा संग्रह प्रस्तुत है, जिंदगी का बोनस। पिछले संग्रह में एक कहानी थी जिसका शीर्षक था बोनस की जिंदगी। जब मैं वो कहानी लिख रहा था, जो कि वस्तुतः एक सत्य घटना ही थी, तभी मन में ख्याल आया कि अपनी जिंदगी के लिए जो काम सोचे थे उसके पूर्ण होने के बाद जो काम किए उन्हें हमने बोनस कहा। उस हिसाब से देखें तो ये जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया वो भी तो एक तरह का बोनस ही है। काम तो हम कोई दूसरा ही करने गए थे, वो काम हो भी गया। साथ में यात्रा में या जिस नगर में रुके वहां पर या किसी से अचानक अनायास मिलने पर जो प्रेरक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वो तो हमारे लिए वांछित से अधिक की प्राप्ति ही है। इसलिए तय किया कि इस संग्रह का नाम जिंदगी का बोनस रखा जाए। एक कहावत है, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, यानी बेटे बेटी से पोता या पोती ज्यादा प्यारा होता है। उसी कहावत का अंश मेरे अंदर समा गया है। जिंदगी की इन अनुभवों से अब ज्यादा प्रेम होता चला जा रहा है। सिर्फ प्रेम हो रहा है ऐसा ही नहीं, बल्कि ऐसी मुलाकातों में बने वे सभी संबंध कहीं न कहीं अंकुरित होकर सुंदर फुलवारी बना रहे हैं नए ताज़ा आत्मीय संबंधों की। संबंध नाते रिश्तेदारों के, मित्रों के तो शाश्वत हैं ही, साथ में ये संबंध भी बोनस में मिल रहे हैं। कुछ अल्प विराम में एक कथा है चेन्नई के ड्राइवर भारती दासन की, सब दिन होत न एक समाना। उनके साथ संबंध ऐसे प्रगाढ़ हुए कि 2 वर्ष बाद भी जब पांडिचेरी जाने के लिए चेन्नई उतरे तो भारती दासन अपनी टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पर हाजिर थे। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से थोड़ी और खराब हो गई थी। वे टैक्सी की जगह ओवरनाइट बस चलाने लगे थे ताकि 4 पैसे ज़्यादा कमा सकें। कारण था कि अब उन्हें एक की बजाय 2 बेटियों का ख्याल रखना था। बड़ी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, लेकिन फिर भी वे अपने मित्र से उसकी इनोवा टैक्सी उधार लेकर सिर्फ हमारे लिए आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी पत्नी मालविका को अपने घर ले गए और अपनी पत्नी और विशेष रूप से अपनी बच्ची से उन्हें मिलवाया। और हमारी वापसी के दिन अपनी पत्नी और अपनी दोनों बच्चियों को लेकर हमें होटल मिलने भी आए। पल भर की पहचान में एक कथा है, जिंदगी मेरे घर आना। इस कथा की नायिका उषा जी चेन्नई से देहरादून घूमने गईं। वापसी में भी वो देहरादून से सीधे चेन्नई जा सकती थीं, लेकिन वो दिल्ली रुकीं सिर्फ इसलिए कि उनकी मुलाकात मालविका से हो सके। दिल्ली लैंड करते ही उन्होंने मालविका को फ़ोन किया और कहा, मैं सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए दिल्ली रुकी हूँ, बताओ कब आ सकते हो। संयोग से वो जहाँ रुकी थी वो स्थान हमारे घर के करीब ही था। उनके साथ उनके पतिदेव भी थे, जिन्होंने मिलने पर बताया कि उषा जी देहरादून से दिल्ली की पूरी फ्लाइट में
बस हम लोगों से हुई मुलाकात की ही बात करती रही। दीमापुर से कोलकाता महज 1.5 घंटे की हवाई यात्रा हमारे लिए न जाने कितने वर्षों के संबंधों की नींव रख गई थी। कहने को ये मुलाकातें क्षणिक या कुछ घंटों की ही हैं, लेकिन वे सभी जिंदगी की धरोहर बन जीवन को समृद्ध कर रही हैं। अब इन्हें बोनस नहीं तो और क्या कहा जाए। इस बीच कोरोना काल में जीवन को और कई नए आयाम मिले, जिन्होंने जीवन को अलग अलग तरीके से समृद्ध कर दिया है। उसका भी कुछ पुट इस संग्रह में है। ये संग्रह आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इसकी 2 रचनाएं बिल्कुल 2 अलग अलग मूड की, चूँकि अल्पना जी ने कहा कि इसमें मूड्स का बहुत वेरिएशन है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। और मुझे लगा कि पहली रचना जो मैंने पढ़ने के लिए चुनी थी, थोड़ी देर पहले आसिफ आज़मी जी मिले बाहर और उन्होंने कहा कि साहब मैं आसिफ आज़मी। मैंने कहा आदमी आधा मास्क से ढक जाता है, बचा कुछ टोपी से ढक जाता है, बीच से बचा हुआ आदमी पहचान में नहीं आता। और कमोबेश हम सबकी हालत यही होती चली जा रही है। तो इसलिए मैंने एक रचना लिखी जिसका शीर्षक है मास्क और नाक के अंतर संबंध। बाजार से सामान लाने की कार्रवाई पूरी होने को ही थी कि श्रीमती जी ने बीच बाजार में जोर से झिड़का, मास्क तो ठीक से पहना करो, कितनी बार ठीक करूंगी मैं। श्रीमती जी इतना कहकर रुकी नहीं, उन्होंने मास्क जोर से खींचा और मेरी नाक पर टांग दिया। उनका टांगना इतना जोरदार था कि अगर हथौड़ा कील होती तो उनके हाथ से वो मेरी नाक पर हथौड़े से ऐसी मास्क को कील से ठोक देती। सरे बाजार अपनी इस तरह की बेइज्जती होते देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में सामान की थैलियां थी और पसीने के कारण मास्क खिसक कर नीचे आ गया था। श्रीमती जी का मास्क पुराण वहीं खत्म हो जाता तब भी ठीक था, लेकिन उनकी रनिंग कमेंट्री जारी थी। पता नहीं मास्क ठीक से क्यों नहीं पहनना आता तुम्हें, 3 बार ठीक कर चुकी हूँ। ऐसे मास्क पहनने से क्या फायदा कि नाक मुंह सब खुला रहे। ये तो वही बात हुई कि अंडरवियर पहनी है, लेकिन अब बस भी करो यार, समझ लिया ना, बाजार है कुछ तो लिहाज करो। मैंने हिम्मत जुटाकर थोड़ी जोर से कह दिया और वो संवाद वहीं समाप्त हो गया। लॉकडाउन के दौरान देश की सभी शैक्षणिक संस्थाएं भले ही बंद हों, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़े जोरों से काम कर रही थी। इससे सभी के ज्ञान और भाषा कौशल में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना सभी में लोग पारंगत हो रहे थे। उस विश्वविद्यालय से थोड़ी शिक्षा हमने भी ले ली थी, इसलिए मालूम था कि श्रीमती जी आगे क्या कहने वाली हैं। उन्हें समय पर रोकना बहुत जरूरी हो गया था। वैसे जब मास्क पहनना अनिवार्य की तब पहली प्रतिक्रिया यही थी कि नया नया शौक है, कुछ दिन बाद उतर जाएगा हेलमेट की तरह। लेकिन शायद कोरोना का डर सिर फूटने के डर से ज्यादा बड़ा था, इसलिए मास्क का हश्र हेलमेट जैसा नहीं हुआ और लोग स्वयं स्फूर्त मास्क पहनने लगे। मास्क के लिए कोई विज्ञापन मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका की तर्ज पे नहीं बना, क्योंकि मास्क पहनने और न पहनने के बीच कोई विकल्प नहीं था। मास्क पहनने की अनिवार्यता ने कुछ दूसरे लतीफे जरूर बनाए। एक जगह पढ़ा, कान बेचारा क्या क्या करे, सुनने का काम, चश्मे की डंडी संभालने का काम, हेडफोन के स्पीकर संभालने का काम, ये सारे काम क्या कम थे जो अब मास्क की इलास्टिक संभालने का काम भी दे दिया कान को बेचारे। सबको कान की पड़ी है, नाक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बचपन में सबको मेरी नाक पसंद थी, सब कहते थे धारदार नाक है। नाक की ये बनावट ननिहाल से मिली, वहां सबकी नाक धारदार थी। छोटा था तो किसी ने कहा शिवाजी जैसी धारदार नाक है। तब से हसरत थी कि कभी नाटक में शिवाजी की भूमिका भी अदा करूंगा। लेकिन सिर्फ नाक वैसी होने से क्या होता है, बाकी डील डॉल भी तो वैसा होना चाहिए। शिवाजी के नाटक में रोल तो मिला, लेकिन शिवाजी का नहीं, अफजल खान का। बस इसी बात से मेरी त्रासदी समझी जा सकती है। अब उसी धारदार नाक के कारण मास्क नाक से खिसक कर नीचे आ जाता है तो मैं क्या करूं। जब मास्क अनिवार्य हो गए तब पता चला कि कपड़े के भी मास्क इस्तेमाल हो सकते हैं। तो श्रीमती जी ने अपनी सहेली के बुटीक से कुछ सुंदर हैंडलूम के कपड़े के मास्क बनवाए, रंग बिरंगे मास्क जिन्हें आप पहनकर कपड़ों के साथ मैचिंग करके पहन सकते हैं। जब मास्क बन के आए तो गिनी पिग की तरह पहली ट्रायल हमारे ऊपर हुई। 3-4 मास्क ट्राई किए गए, सब टाइट। मुंह और नाक अच्छी तरह ढको तो कान मुड़ जाए, और कान पर ठीक से रखो तो नाक खुली रह जाए। हार कर मैंने कहा ये मास्क अच्छे नहीं है, इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अपनी विशेषज्ञ सलाह देते समय ये मैं भूल गया कि ये मास्क श्रीमती जी की प्रिय सहेली के बुटीक से बनकर आए हैं। क्या खाक डिफेक्ट है?
अच्छे तो हैं, तुम्हारी नाक में ही डिफेक्ट है। एक तो बेचारी ने बुटीक खुलवा के हमारे लिए बनवाए, उस पर से ये जज्बा, ये जनाब उस पर नुस्ख निकाले जा रहे हैं। श्रीमती जी ने कहा और मास्क की गुणवत्ता पर टिप्पणी का अध्याय वहीं समाप्त हो गया। वैसे अपने शरीर के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की कथा बहुत पुरानी है। जब युवा थे तब दर्जी दादा से कपड़े सिलवाने की बजाय रेडीमेड कपड़ों का प्रचलन शुरू ही हुआ था। बड़ी हसरत होती थी कि शोरूम के डिस्प्ले में लगे कपड़े पहने, लेकिन छूटते ही दुकानदार कह देता था आपके साइज के नहीं है। साइज भी क्या था, मानो सिलेंडर ही था। कमर के साइज से पैंट ले लो तो जांग के ऊपर नहीं जाती थी, जांग के साइज से ले लो तो कमर में नहीं अटकती थी। वही हाल शर्ट का भी था। चेस्ट के साइज से पेट पर टाइट होता था और पेट के साइज से ले लो तो कंधों पर झूलता था। एक बार तो दुकानदार ने कह ही दिया, माफ करना साहब, कोई डिफेक्ट है आपके साइज में। वो बात इतनी लग गई कि उसके बाद कई दिनों तक रेडीमेड कपड़ों की दुकान की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। पहले मेहनत और कसरत कर अपने आप को रेडीमेड कपड़ों के साइज में फिट किया, तब जाकर कपड़े खरीदने शुरू किए। क्या पता था कि उम्र के इस दौर में आकर एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का दंश झेलना पड़ेगा, वो भी उस अंग के बारे में जो अब तक अपनी शान का हिस्सा था। मास्क के कारण सिर्फ नाक को जिल्लत उठानी पड़ी हो ऐसा नहीं। मेरा फेस क्रीम खत्म हो गया था, लिहाजा महीने के सामान में वो भी जोड़ दिया गया। लिस्ट में क्रीम का नाम देखकर श्रीमती जी चौंकी और बोली, क्रीम क्यों चाहिए अब तुम्हें? आधा चेहरा दाढ़ी से ढका रहता है, बचा खुचा मास्क से ढक जाएगा, अब क्रीम कहाँ लगाओगे? ऐसा करो, मेरा पुराना क्रीम का डब्बा रखा है, उसमें अभी थोड़ी होगी, महीना तो उसी से चल जाएगा। इस मास्क के मारे अभी अभी पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़े। फिलहाल इस बात पर शोध जारी है कि मास्क लगाने के बाद चश्मे में हवा कहाँ से आ जाती है और चश्मे के कांच पर जमने वाली भाप को कैसे रोका जाए। साथ ही इस बात पर भी शोध कर रहा हूं कि जब चश्मा पहने हुए मास्क पहनते हैं तो चश्मा नहीं अड़ता, लेकिन जब ऐसी ही प्रक्रिया से उतारा जाता है तो मास्क चश्मे की डंडी में कैसे अटक जाता है। शोध जारी है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता। क्या पता कल को श्रीमती जी कहने लगे तुम्हारी आंखों में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये जो कहानी थी ये थोड़ी सी अलग मूड की है। दूसरी कहानी जिसका उल्लेख संजय ने किया, इफ्तार, वो मैं विशेष रूप से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में जिन्होंने जब भी पढ़ा है लोगों ने कहा है और प्रतिक्रिया इसकी बहुत अलग अलग तरीके से आई। रायपुर से जब ट्रेन में बैठा तो कूपे में अकेला ही था। भोपाल में एक सेमिनार था, सोचा माँ पिताजी से भी मिलना हो जाएगा। एक दिन सेमिनार एक दिन घर, इस हिसाब से 2 दिन की तैयारी से निकला था। नीचे की बर्थ थी इसलिए सामान सजाकर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। शाम के 4 बजे होंगे। खाली डिब्बा हो तो किताब पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है। किताब पढ़ने में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और दुर्ग स्टेशन आ गया। जब चाय वाला चाय पूछने आया तो पता चला कि दुर्ग आ गया है। ट्रेन में पेंट्री होते हुए भी स्टेशन वाले वेंडर्स का अंदर आकर चाय या नाश्ते या खाने की चीजें देने का तमाशा सिर्फ इसी स्टेशन पर दिखाई देता है। तंद्रा भंग हुई तो देखा सामने वाली बर्थ पर भी एक सज्जन आ गए थे। उनकी उम्र मेरे बराबर ही रही होगी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, लगता था मेरी ही तरह 1-2 दिन के सफर पर निकले हैं। आरंभिक हेलो हाय में मालूम पड़ा कि उनका नाम अतहर अली है और वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर हैं। रहते तो जबलपुर में है, किसी काम से भिलाई आए थे, अब सारणी जाना है जिसके लिए वे घोड़ा डोंगरी उतरेंगे। अरे घोड़ा डोंगरी तो आधी रात को आएगा, मेरे मुंह से निकला। जी हाँ, ट्रेन सही समय पर हुई तो रात को 2-2:30 बजे आएगा, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपको डिस्टर्ब किए बगैर उतर जाऊंगा। अतहर अली बोले, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि आपकी नींद पूरी कैसे होगी। जी कल थोड़ा सा ही काम है, बाकी पूरा दिन तो सोना ही है। सारणी जैसी जगह में वैसे भी और कुछ करने के लिए तो है नहीं। इधर उधर की बातों में राजनांदगांव निकल गया। थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ, कल रात भी सफर किया था, ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई। अतहर अली बोले और लेट गए। कूपे में हम दोनों ही थे। टीटी ने बताया कि नागपुर तक हम दोनों ही हैं इस कूपे में। डोंगरगढ़ से आगे निकलने के बाद ट्रेन की गति धीमी हो गई, बीच बीच में रुकने भी लगी और फिर सलेकसा पर तो आकर बिल्कुल ही थम गई। जो ही ट्रेन रुकी अतहर अली हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने घड़ी देखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं। गोंदिया कितनी दूर है भाई साहब? उन्होंने मुझसे पूछा। इसका राइट टाइम तो 6 बजे का है, लेकिन अब पता नहीं कब पहुंचे। मेरा जवाब उन्हें और ज्यादा अस्वस्थ कर गया। वे उठे
और कूपे के बाहर टीटीई को खोजने चले गए। ट्रेन अचानक बीच में रुकने से थोड़ा चिंतित मैं भी हुआ था, लेकिन अतहर अली कुछ ज्यादा ही चिंतित परेशान नजर आ रहे थे। 5 मिनट बाद जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर टीटीई मिलने का भाव तो था, पर संतोषजनक उत्तर न मिल पाने का भाव ज्यादा स्पष्ट था। बताइए, रेलवे वालों को ही पता नहीं कि ट्रेन क्यों रुकी हुई है? जरूर कोई गंभीर बात होगी, वरना ऐसे जंगल में ट्रेन क्यों खड़ी करते? तभी ही टीटी आया और उसने बताया कि आगे मालगाड़ी का इंजन खराब है। जैसे ही मालगाड़ी हटेगी ये ट्रेन चल देगी, लेकिन मालगाड़ी कब हटेगी ये कहा नहीं जा सकता। अतहर अली और परेशान हो गए। तभी उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फौरन उसे उठाया। हाँ बोलो आरिफ बेटा। हाँ हाँ, ट्रेन लेट हो गई, अब कब चलेगी कहा नहीं जा सकता। हाँ तुम वहीं रुको। उन्होंने फोन काट दिया। फिर बोले, मेरा भतीजा है, गोंदिया स्टेशन पर खड़ा है टिफिन लेकर। दरअसल मेरा रोजा है ना। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। इफ्तार का समय क्या है भाई साहब? मैंने पूछा। 6:30 का है, अतहर अली बोले। मैंने घड़ी देखी, 6 तो बज ही रहे थे। वो क्या है ना कि आज सुबह ही जबलपुर से भिलाई आया था काम से, शाम को निकलना था। गोंदिया में छोटा भाई रहता है, इसलिए उससे कह दिया था कि इफ्तार और सहरी का इंतजाम कर देना। अब भतीजा स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन ट्रेन वहां पहुंचे तब ना। मेरे पास आज टिफिन में कोई खास चीज नहीं थी। दोपहर को खाना देर से हुआ था, इसलिए रात के लिए मैंने ही नेहा से हल्का खाना बनाने की बात कही थी। उसने 2 रोटी और थोड़ी सी करेले की सब्जी बांध दी थी। अब दिन भर का रोजा रखने वाले अतहर अली को करेले की सब्जी खिलाना तो अन्याय होता। तभी ध्यान आया कि नेहा ने कल के लिए मोदक भेजे हैं। कल चतुर्थी थी, वो भी मंगलवार वाली अंगारिका। नेहा ने सोचा यहीं से मोदक बनाकर भेजेगी तो माँ का श्रम बच जाएगा। मोदक का डिब्बा बैग में रखते हुए नेहा ने कहा भी था, गिनकर 21 ही बनाए हैं, अब मैं माँ की तरह एक्सपर्ट तो हूं नहीं। अरे माँ इसी में खुश हो जाएगी कि उनकी बहू ने मोदक बनाकर भेजे, मैंने नेहा का उत्साहवर्धन करते हुए कहा। मैं पसोपेश में था कि क्या करूं। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला कोई इंतजाम कर ही देगा। मैं बस इतना ही कह पाया अतहर अली से। नहीं साहब, चिंता कुछ नहीं है, रोजा तो पानी पीकर भी खोला जा सकता है, अब जैसा ऊपर वाला चाहेगा। अतहर अली मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता तो ये है कि वो बेचारा बच्चा स्टेशन पर खड़ा परेशान हो रहा होगा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा। ट्रेन अभी भी खड़ी ही थी। इस बीच उन्होंने 1-2 बार और अपने भतीजे को फोन किया, फिर घड़ी देखी और बाथरूम चले गए। इफ्तार का समय हो रहा था। बाथरूम से आने पर उन्होंने फर्श पर चटाई बिठाई, घड़ी देखकर नमाज अदा करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने बैग खोला और मोदक के डिब्बे में से 2 मोदक निकालकर कागज की प्लेट पर रख दिए। नमाज पूरी करने के बाद जो ही वो पानी लेने अपनी बोतल की ओर बढ़े, मैंने वो मोदक की प्लेट उनके आगे कर दी। लीजिए अली साहब, अफ्तार लीजिए। उन्होंने आश्चर्य से देखा, ये क्या है और कहाँ से आया? पहले आप अफ्तार तो लें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनका अफ्तार न चल रहा था और मैंने उन्हें चतुर्थी और मोदक का किस्सा सुना दिया। मोदक शायद उन्होंने पहली बार ही देखे थे। उनके चेहरे पर विस्मय की लकीरें बढ़ गईं। यानी भगवान जी को लगने वाला भोग आपने हमें दे दिया। तो क्या हुआ, ये भी तो भगवान का ही काम है, मेरे मुंह से निकल गया। मानो ट्रेन मेरे इसी वाक्य का इंतजार कर रही थी। मैंने इतना कहा और ट्रेन चलने लगी। आधा घंटे इधर उधर की बातचीत में गोंदिया आ गया। घड़ी 7:30 बजा रही थी। ट्रेन रुकते ही आरिफ एक बड़ा सा स्टील का टिफिन और एक मिठाई का पैकेट लेकर डिब्बे के अंदर आया। चाचा भतीजे का मिलाप हुआ। अतहर अली ने आरिफ से मेरा परिचय कराया। आरिफ उन्हें समझा रहा था कि 2 डिब्बे अभी के खाने के लिए हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले 2 सहरी के लिए हैं। आरिफ उतरा और ट्रेन चल दी। रात में अतहर अली ने भुना गोश्त और रोटी खाई। उन्होंने मुझे भी ऑफर किया, लेकिन शाकाहारी होने के कारण मैं अपने साथ लाए करेलों पर ही संतुष्ट था। सुबह जब भोपाल स्टेशन आने को हुआ तो मेरी नींद खुली। सामने की बर्थ खाली थी, यानी अतहर अली घोड़ा डोंगरी उतर चुके थे। पानी पीने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा उसके पास मिठाई का एक पैकेट रखा है और बोतल के नीचे एक कागज़ रखा है। कागज़ खोला तो पाया कि एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अतहर अली ने लिखी थी। मजमून कुछ यूँ था, भाई साहब, ये सफ़र ता जिंदगी याद रहेगा। रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आरिफ से गोंदिया की मशहूर दुकान से स्पेशल मलाई के पेड़े मंगवाए थे खास आपके लिए। ये मत समझना कि हिसाब किताब कर रहा हूँ, वो सब तो ऊपर वाला ही करेगा। बस एक गुजारिश है, आज शाम को माजी से कहकर इनका भी भोग लगवा देना भगवान को, और हमारे लिए दुआ मांग लेना। आपका आता है।
ट्रेन रुकी और मैं अपना सामान लेकर उतर गया। उस शाम गणेश जी को 2-2 भोग लगे, नेहा के बनाए मोदक का और अतः अली ने भेजे गोंदिया के स्पेशल मलाई पेड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे जिंदगी का बोनस पुस्तक का लोकार्पण करें। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि अशोक चक्रधर जी से निवेदन करती हूँ कि वो सागरिका बैनर्जी जी का सम्मान करें। भारतीय हिंदी साहित्य में डॉक्टर अशोक चक्रधर एक महान लेखक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर चक्रधर बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। लेखक के साथ साथ एक बहुचर्चित हास्य कवि, धारावाहिक कलाकार, वृत्तचित्र निर्देशक, टेलीफिल्म लेखक एवं अभिनेता भी हैं। वर्ष 2014 में साहित्य एवं शिक्षा की श्रेणी में प्रोफेसर चक्रधर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही अशोक चक्रधर जी को देश विदेश में अनेकानेक सम्मान एवं पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कहानी वो जो आपको अंदर से हिला दे। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अतहर अली साहब का वो पत्र जो तकिए के नीचे छोड़ गए थे मिठाई के डिब्बे के साथ, वो हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति और हमारी विरासत का एक ऐसा निदर्शन है जो संवेदनाओं से पला हुआ है। बाकी की राजनीतिक वेदनाएं छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो बात है जिसमें हम एक दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं, गणेश जी उस दिन कितने खुश हुआ होंगे ये देखिए ना। मैं गणेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ इसको। और आपने चश्माधारियों की जो अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा है उसका बखान बहुत अच्छी तरह से किया। वो इधर से खींचो, ऊपर खींचो, फिर उससे दबाओ, तो कितनी देर किसी एक विजातीय को दबा सकते हो। मुझे लगता है कि कहानियों की प्रेरणा में एक सौंदर्याभिरुचि काम करती है, जिसको हमेशा जोशी जी सम्मान देते आए। और एक और बड़े चतुर पति का कारनामा होता है, वो दिखाई देता है कि पत्नी को का इतना सम्मान करो, कभी कभी कीलें ठोकने वाली भी बता दो ताकि लोग ताली ठोक दें, पर कोई ताली नहीं ठोकता है ऐसी बातों में। मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी उपमाएं न दिया करिए जिसमें कि लगे कि आप वैसे कतई नहीं है जो कील ठोक संप्रदाय के हों। आप फील ठोकते हैं, एक भावना ठोकते हैं, आप वो लेके आते हैं जिसके कारण आप सबके प्रिय हो सकने का कौशल रखते हैं। जिसका मन मस्तिष्क सुरम्य होगा वही रम्य रचनाएं कर पाएगा। रम्य कब सुरम्य होते हैं? जब आपके अंदर एक प्रतिज्ञा हो कि भाई मुझे दुख तो हरगिज नहीं देना है, मुझे तो सुख बांटना है, मुझे तो खुशियां बांटनी है। तो ये सारी कहानियां इस संकल्प से जुड़ी हुई हैं कि ये खुशियां देती हैं। ये कहीं भी आपको निराश, हताश, अवसादग्रस्त नहीं करती। ये ऐसा प्रतिसाद पाती हैं जो गणेश जी के प्रसाद के समकक्ष होता है। हर काली रात के बाद एक सुबह आती है। वही इस पूरे संकलन का केंद्रीय वाक्य है कि हर रात के बाद एक भोर आती है। मेरे पिता की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। ठीक न मातम है पहला जो तम है, रवि को आमंत्रण यह तम उत्तम है। जो अंधेरा उजाले का आवाहन करे उससे बढ़िया क्या होगा। और फिर आगे कहते हैं आप कि ये उजाला ही तो ज्ञान है, ज्ञान का उजाला है। तो ये जो चेतना टटोलती है और तब बोलती है, वैसी कहानियां हैं। इन्होंने हृदय टटोले हैं, इन्होंने मन टटोले हैं, और जहां नहीं बिछ सकते वहां भी बिछा दिए खटोले हैं। मतलब ये है कि कोई मेहमान आया, कब आप उससे मिले, मिलन हुआ, वो भूल गया। कभी हवाई जहाज में मिला, कोई बस में मिला, कोई ट्रेन में मिला, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इनकी कहानीगत पत्नी ने ध्यान दिया। तो ये जीवन का जो जक्सटापोजिशन है, जो जीवन आमने सामने, अंधकार और प्रकाश आमने सामने जहां खड़े होते हैं, उसकी मध्य संधि में ये खड़े होके इधर का भी दिखाते हैं, उधर का भी दिखाते हैं, और आप
तैरते रह जाते हैं उस अंधकार में और प्रकाश की खोज कर लेते हैं। ये इनकी कहानियों का कौशल है। आपकी पुस्तक ने हम सबको गढ़ा है और बहुत बहुत अच्छा अनुभव हम सबको मिला है इस किताब को पढ़ते हुए। शब्दों से मोहित करने वाले चक्रधर जी के साथ साथ हमारे बीच एक और कलाकार हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा ने सभी को मोहित किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं सुश्री शोभना नारायण जी। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण जी देश की पहली महिला ब्यूरोक्रेट हैं और पूरे विश्व में नृत्य प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। वह गुरु भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और लेखक भी हैं और इन्होंने अब तक 16 किताबें लिखी हैं। जीवन के जितने भी सामान्य घटनाएं ऐसे जो सामान्य है लेकिन उसमें से निष्कर्ष निकालना और उस पर चिंतन करना और उससे एक सीख लेना, ये किसी ऐसे व्यक्ति का ये काम है जिसमें, जैसे सभी लोगों ने कहा, मानवीयता है, संवेदनशीलता है, सूक्ष्मता है, सूझबूझ है और एक जीवन को जीने का एक साहस भी है और साथ ही साथ उसके रसास्वादन में से किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, रस उत्पन्न होती है, उस पर जो आपने प्रकाश डाला है और उभर के आया है, बहुत खूब। दृश्य वस्तु का मोह है चिंता, दृश्य वस्तु का मोह है चिंता, खुद को समझना चिंतन है। दृश्य वस्तु का मोह है चिंता, खुद को समझना चिंतन है। चिंता दोस्त चिता ही होती है, चिंतन में सुख मुक्ति है। और इसी चिंतन से आपने जोशी जी, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आत्मबुद्धि है, मानवता है, संवेदना है, सूक्ष्मता, आपने उसका परिचय करवाया है। किताब तो है, मूक है, लेकिन मूक होकर भी ये बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ कह रही है। अब इसका अर्थ निकालने का काम आप और हमारा है कि हम इसको किस नज़र से, कैसे, किस अंदाज से पढ़ते हैं और क्या सीख ले जाते हैं। और यही आप उसका रहे हैं कि आप पढ़िए, आप जीवन को समझिए, जीवन के हर छोटी छोटी घटनाओं में एक सीख है और वो सीख हमें सीखना है, उसको समझना है और उसको अपनाना है। जिंदगी का बोनस अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, आप अपनी प्रति वहां से मंगवा सकते हैं। साथ ही आप प्रभात प्रकाशन से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि ये किताब जितनी प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी की है, उतनी ही मालविका जोशी जी की भी है। तो बिना विलंब किए अब मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आएं और आज के कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें और पुस्तक के बारे में अपने जो विचार हैं वो भी हमारे साथ साझा करें। एक पुरुष का दृष्टिकोण अलग होता है और एक नारी का दृष्टिकोण अलग होता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो जब भी ये कोई चीज़ इनके दिमाग में पक रही होती है तो उस विषय में जब भी ये मुझसे बात करते हैं तो मैं ज़रूर उसमें अपनी तरफ से जो सोचती हूँ इस बात को मैं रखती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि यथासंभव ये कोशिश करते हैं कि तालमेल बना रहे और अपने खूबसूरत शब्दों के साथ ये उसको कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और मुझे मतलब बहुत बहुत खुशी है कि मंच पे जितने लोग बैठे हैं सब ने मुझे अपने अपने वक्तव्य में स्थान दिया। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की, बहुत बहुत आभार। मैं बस 4 लाइनें कह सकती हूँ आपके लिए। हमारी हर खुशी में हो आपका साथ, हमारी हर खुशी में हो आपका साथ, ऐसे ही हर उत्सव मनाएं सबके साथ। ये मेरे लिए उत्सव ही है, तो ऐसे ही हर उत्सव मनाएं सबके साथ। धन्यवाद छोटा शब्द है आभार व्यक्त करने का, पर आभारी हूँ आप सबकी दिल की गहराई से।